हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवीन आपका स्वागत करती हूँ तक्षशिला ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा होगा लेक्चर 3.7। लेक्चर 3.6 में हमने क्या पढ़ा था? निषेचन, अंडजनन और अंतारोपण, जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन और अंडजनन मतलब oogenesis, ठीक, जिसमें हमने एग्स बनाए थे और एग्स में किस प्रकार से निषेचन होता है ये देखा था, और इम्प्लांटेशन वो किस तरीके से गर्भ में धारण हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसी से आगे आज हम प्रोसेस पढ़ेंगे। लेक्चर 3.7 होगा हमारा, क्या पढ़ेंगे? गर्भता तथा भ्रूण परिवर्तन मतलब प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, किस तरीके से उसके बाद की प्रोसेस होती है। और उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब जो एम्ब्रियो बनता है, जो भ्रूण बनता है, उसमें किस प्रकार से आगे डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा 3.7 इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। 3.7 अगले लेक्चर से अब हम 4.1 शुरू करेंगे। 4.1 लेसन जो 4 है, आपका चैप्टर 4 है, वो कोई इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। उसके मुश्किल से 1, 2 या 3 ही लेक्चर बनेंगे। तो वो भी जो चैप्टर होगा वो हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 5th पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें आज हमें पढ़ना है सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्तन मतलब प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। किस तरीके से सगर्भता होती है और उसके बाद उसके एम्ब्रियो ही में होता है, और उस एम्ब्रियो का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, उस भ्रूण का किस प्रकार से विकास होता है। तो चलिए, भ्रूण के अंतरोपण, ये वही इम्प्लांटेशन है जो हमने आपको इससे पहले 3.6 लेक्चर में पढ़ाया था। उसी के जस्ट बाद की बात है। उसके बाद क्या होता है ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसका एक डायग्राम भी देखेंगे, जो इतना समझाने के बाद हम आपको इसका डायग्राम दिखाएंगे, और उसके बाद फिर से इस पूरी चीज़ को एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, ताकि आपको सब कुछ आराम से समझ में आ जाए। क्योंकि होता है कुछ चीज़ें बीच में नहीं समझ में आती हैं, तो आप हमसे बता तो सकते नहीं है कि मैम हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई। इसीलिए हम क्या करते हैं, आज जब डायग्राम बनाएंगे तो दोबारा इसको फिर से रिपीट कर देंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं छोटे बहुत डाउट होते हैं कि जो कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप वो वहाँ से टैली कर सकते हैं कि ये दोबारा बता दिया, वहाँ से वो आपका सही हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। भ्रूण के अंतरोपण मतलब भ्रूण के जो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, वो हमने आपको पहले पढ़ा दिया था 3.6 में। अब आगे बढ़ेंगे। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात उसके बाद पोषक को, जो हमें क्या मिला था, पोषक को याद रखिएगा, जो गर्भ में हमने आपको यहाँ पे एक छोटा सा पूरा बना हुआ, एक पूरा चिपका हुआ वो दिखाया था, उसी को कहा गया यहाँ पे पोषक को। पोषक को पर अंगुली जैसी संरचना उभरती है, ठीक, कुछ इस प्रकार की यहाँ पे संरचनाएं उभरने लगेंगी, उंगली जैसी। इसको क्या कहेंगे? जिन्हें जरायु अंकुरक कहते हैं। जरायु मतलब होता है, क्योंकि ये जो नाम है इसको क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। जरायुज मतलब क्या होता है? जाइगोट। और हमें ये बात पता है, जब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो सबसे पहली संरचना क्या बनाता है? जरायुज बनाता है। जरायुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाइगोट, ठीक, जरायु अंकुरण कहते हैं। ये जरायु अंकुरण गर्भाशयी ऊतक, गर्भाशयी ऊतक हमें कहाँ मिलेंगे? गर्भाशयी में तो मिलेंगे। गर्भाशयी ऊतक मतलब मान लीजिए बहुत बड़ा सा गर्भाशय, मतलब गर्भाशय है, ठीक, इसमें बड़ा छोटा क्या गर्भाशय है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना है, और कोशिकाओं से मिलके जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? ऊतक कहलाती है, ठीक। गर्भाशयी ऊतक और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें आई हैं, एक हो गई क्या? गर्भाशयी ऊतक, ठीक, इसको ध्यान करना है, और दूसरी हो गई मात्र रक्त, इसको ध्यान। आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरण और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरोगोनली युक्त मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर हो जाते हैं, तथा संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण गर्भ और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को गठित करता है, जिसे आपरा कहते हैं। आपरा
जिसको इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा क्या होती है? एक लंबी सी संरचना होती है जिसके अंदर से पोषक पदार्थ हो और जितनी ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना देना चलता रहता है। क्योंकि देखिए एक शिशु जब जनरेट होता है, जब वो निर्मित होता है, तो ऑक्सीजन उसके अंदर कैसे पहुंचेगी, किस तरीके से ऑक्सीजन आएगी? क्योंकि वो पर्यावरण में तो है नहीं, वो एक गर्भ में, वो एक एम्ब्रियो में है, एक भ्रूण में, तो उस तक की ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? ऑक्सीजन पहुंचेगी आप्रा के थ्रू, ठीक, क्योंकि वो भी विकसित हो रहा है। यही तो हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, मतलब भ्रूणीय परिवर्धन में, कि भ्रूण का जब परिवर्धन होगा तो उसे भी बहुत सारे पोषक पदार्थ चाहिए होंगे, उसे भी ऑक्सीजन चाहिए होगी, और ऑक्सीजन लेके जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा तो वो कैसे निकालेगा, किस प्रकार से निकालेगा? वो तो एक भ्रूण के अंदर है ना, तो किस प्रकार से? वो पर्यावरण में तो है नहीं, वो तो एक भ्रूण में, तो किस प्रकार से वो ये सब कामों को करेगा? वो करेगा इन सब कामों को आप्रा के थ्रू। आप्रा को बोलते हैं इंग्लिश में प्लेसेंटा। कैसे बनता है प्लेसेंटा? जरायुज अंकुरण गर्भाशयी ऊतक और मातृरग जब आपस में आच्छादित होते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों के साथ मिलकर अंतरावुली युक्त हो जाते हैं, दोनों एक साथ मिल जाते हैं। इस टाइम से भी कैसे है, दोनों लोग संयुक्त होकर संगठित हो जाते हैं, ठीक, आपस में मिल जाते हैं, तथा संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण मतलब गर्भ और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक क्रियात्मक, अब ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो बोली गई है उसी को कहा गया है आप्रा, ठीक। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को गठित करता है जिसे आप्रा बोलते हैं। आप्रा एक लंबी सी ट्यूब होती है, जब प्रसव के बाद उसे काट के अलग कर दिया जाता है। एक लंबी सी ट्यूब होती है, इसी ट्यूब के थ्रू क्या होता है, सारा जो ऑक्सीजन वगैरह लिया जाता है वो सब एक्सचेंज होता है। यहाँ तक ये कंप्लीट है, समझ में आ गया, ठीक। फिर यहाँ से शुरू करेंगे यह आप्रा। अब देखिए आप्रा का ही काम है, मेन जो भ्रूण परिवर्धन होता है, जो भ्रूण परिवर्धन होता है वो किसकी वजह से होता है, आप्रा की ही वजह से होता है, ठीक। क्योंकि जब तक आप्रा पोषक पदार्थ उसको नहीं देगा, जब तक एक विकास कैसे होगा। यह आप्रा भ्रूण को ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन देगा, O2 देगा, तथा पोषक की आपूर्ति, मतलब जितना भी पोषण पदार्थ उसे चाहिए होगा वो सब कौन देगा, आप्रा देगा, एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अवशिष्ट। आप देख लिए कार्बन डाइऑक्साइड ये तो खुद ही एक अवशिष्ट हो गया, अपशिष्ट, उत्सर्जी अपशिष्ट, और भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं किसमें, भ्रूण में, जिसको वहां से बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो वो सब कैसे निकलेगा, इसी आप्रा के थ्रू। अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है कौन, आप्रा। आप्रा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है, ठीक, और अनेकों हार्मोन, मतलब पहला काम तो इसका क्या हुआ, पोषक पदार्थ ऑक्सीजन को देना और जितना भी उत्सर्जी अवशिष्ट बच रहा है उस सबको वहां से बाहर निकालना। लेकिन बाहर निकाल के वो कहाँ जाएंगे, वो कहीं और नहीं, मादा के रक्त में जाएंगे, ठीक, मादा के रक्त में चले जाएंगे, वहां से वो मादा उसको क्या बाहर उत्सर्जित कर देगी, ठीक। यहाँ तक कि आप्रा का एक और दूसरा काम अब यहाँ पे आता है, ये क्या काम करता है, अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है। अंतःस्रावी ऊतक या अंतःस्रावी ग्रंथि क्या काम करती है, हार्मोन ही तो सिक्रेट करती है भैया, ठीक, यही तो होता है उसका काम। तो यहाँ पर भी इसका वही काम है, और अनेकों हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन, ठीक, अंदर उत्पन्न होता है। मानव आप्रा लैक्टोजन, ये भी एक प्रकार का हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि उत्पादित करता है। ये सब हार्मोन है जो कि कौन उत्पादित करता है, आप्रा। सबसे पहला काम उसका क्या था, जितना ऑक्सीजन अंदर लेके जाना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके जाना, पोषक पदार्थों को अंदर भेजना और उससे उत्सर्जित जितने भी पदार्थ हैं उन सबको बाहर लेके जाना, ये हो गया काम। दूसरा, ये एक अंतःस्रावी ऊतकों मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन टिश्यू या एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी कार्य करता है, जिसकी वजह से ये मानव जरायुज गोनाडोट्रोपिन, मानव आप्रा लैक्टोजन,
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि उत्पन्न करता है, उत्पादित करता है, जिसकी वजह से क्या हो सके, भ्रूण का परिवर्धन हो सके, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो सके, जिसकी वजह से एक छोटा सा भ्रूण धीरे 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 करके 9 महीनों में वो एक पूरा भ्रूण बन सके, एक पूरा शिशु बन सके, और उसके बाद वो बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। जिसकी वजह से क्या होता है, ये सब काम कौन करता है, आप्रा ही करता है, प्लेसेंटा ही करता है। और प्लेसेंटा कैसे बनता है, गर्भाशयी ऊतकों से, मातृ रक्त से आच्छादित होता है। इन सबको जब इकट्ठा कर लिया जाता है, ये सब संयुक्त रूप से परिवर्धन भ्रूण में मातृ शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, आप्रा कहते हैं। ठीक, बहुत सिंपल सा था, बहुत ज़्यादा भी सिंपल नहीं था, खैर जो भी है अब यही है, हमें इसे ही पढ़ना है। ठीक, तो आप्रा बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको एक डायग्राम दिखाएंगे। ठीक, डायग्राम में आपको ये सारी संरचनाएं दिखाएंगे कि आप्रा कहाँ होता है, भ्रूण कहाँ होता है, वो किस तरीके से धीरे धीरे करके डेवलप होता जाता है। तो चलिए डायग्राम देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, अब हम डायग्राम देखेंगे। ये होता है डायग्राम में एक भ्रूण का, ठीक, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, भ्रूण का किस प्रकार से वो उसमें भ्रूण होता है, गर्भाशय में भ्रूण कुछ इस प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर ये क्या है, ये पूरा है भ्रूण, गर्भाशय। गर्भाशय के अंदर ये हो गया एम्ब्रियो जो छोटा सा बना था, ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूण। फिर उसके बाद ये हो गया अम्बिकल कॉर्ड। अम्बिकल कॉर्ड, आप्रा जितनी बार हमने इससे पहले अभी आपको आप्रा पढ़ाया था, उसको इंग्लिश में अम्बिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिकल कॉर्ड विद हिज वेसल्स, वेसल्स मतलब उसकी वेसल्स भी होती हैं साथ में, जिसकी वजह से वो पोषक पदार्थों को अंदर लेकर आता है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर लेके जाता है, कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, आप्रा है। ठीक, आप्रा को इंग्लिश में अम्बिकल कॉर्ड कहते हैं। और ये जो इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये क्या है, वेसल्स है इसकी। फिर उसके बाद जो विलाई का नाम लिया था, अंकुरक का नाम लिया था, वो ये है। इसके द्वारा बहुत सारे जितने ऊतकों का निर्माण होता है, इसको प्लेसेंटा विलाई बोलते हैं। ये हो गया भ्रूण, ये 9 महीनों 9.5 यानी कि 9.5 महीनों में ये डेवलप हो के ये पूरे शिशु का निर्माण कर देता है। फिर यहाँ पे लिखा है कैविटी ऑफ यूट्रस, मतलब गर्भाशय की गुहा बोलते हैं इसको। यहाँ पर पूरी ये कैविटी है, ये धीरे धीरे कैविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जिस तरीके से भ्रूण का निर्माण होता जाता है, भ्रूण का डेवलपमेंट होता जाता है, भ्रूण का विकास होता जाता है, उसी तरीके से ये कैविटी बढ़ती चली जाती है, धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। बस यही होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये 9 महीने में पूर्ण हो जाता है, या 9.5 मंथ्स में ये पूर्ण हो जाता है। ये हो गया सारा काम किसका है, इस अम्बिकल कॉर्ड का है, मतलब कि आप्रा का है। जो कि आप्रा क्या करते हैं, देखिए भ्रूण से बिल्कुल चिपका हुआ है, भ्रूण की नाभिका से होता है, नाभि जिसे बोलते हैं, वहाँ से ये चिपका होता है, वहीं से सारे पोषक पदार्थों को लेके आता है, ऑक्सीजन को लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है, उत्सर्जी पदार्थों को लेके जाता है। कौन, आप्रा। आप्रा को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अम्बिकल कॉर्ड। तो दोस्तों ये वाला डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में इस जो पूरा चैप्टर है हमारा, अब उसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है, इसको बोलते हैं दुग्ध स्त्रावण और प्रसव। इन दोनों टॉपिक्स को भी पढ़ लेंगे और हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उन दोनों टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में अब हमारे पास यही दोनों टॉपिक्स बचे हैं, जिनको पढ़ने के बाद हमारा लेक्चर और हमारा चैप्टर दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, इसमें सबसे पहले प्रसव। प्रसव को एक और नाम से भी बुलाते हैं, जिसको शिशु जन्म बोलते हैं, क्योंकि अब तक हमने जितना देखा, क्या क्या देखा, सब कुछ अंड जनन कर दिया, उनके बीच में निषेचन कर दिया, भ्रूण परिवर्धन कर दिया। भ्रूण परिवर्धन यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पूरा उसका विकास होने के बाद अब क्या बात आती है, उसके जन्म की, उसके शिशु के जन्म की, और उसी को यहाँ पे नाम दिया है प्रसव। प्रसव, और उसके बाद एक और प्रोसेस आती है दुग्ध स्त्रावण। ठीक, ये मादाओं में होती है दुग्ध स्त्रावण। ये दोनों प्रोसेस आएंगी, बस यहाँ पे खत्म। फिर मानव में सगर्भता, मतलब प्रेगनेंसी की औसत अवधि कितनी होती है, 9.5 माह की होती है, 9.5 महीनों की होती है, जिसे गर्भाविधि कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय में जोरदार संकुचन होता है।
ठीक, बहुत ज़्यादा गर्भाशय में जब उसकी पूरी टाइम पूरा हो जाता है, जितना भी उसका जो महीना होता है वो पूर्ण हो जाता है, उसके बाद गर्भाशय में बहुत ज़ोर ज़ोर से संकुचन होने लगता है। संकुचन मतलब मोड़ तोड़ होने लगती है, जिसके कारण गर्भ बाहर निकल आता है, मतलब जो शिशु होता है वो बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इसी क्रिया को क्या कहते हैं, शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। यहाँ तक कि प्रसव कंप्लीट। ठीक, प्रसव के साथ साथ आपरा, जो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, आपरा प्लेसेंटा, वो भी बाहर आता है और उसको काट के अलग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद स्त्री, ये प्रसव कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या है, दुग्ध स्त्रावण। स्त्री के स्तन ग्रंथियों, स्तन ग्रंथि दोस्तों याद करिए, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा की जनन तंत्र पढ़ा रहे थे, उसमें हमने आपको बताया था स्त्री ग्रंथि, स्तन ग्रंथियों के बारे में। स्तन ग्रंथि में सहगर्भता के दौरान, मतलब जो ये जो 9.5 मंथ का जो एक समय होता है, उसके दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सहगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, दुग्ध स्त्रावण कहते हैं। यहाँ पे हमारा दोनों टॉपिक ख़त्म हुआ। ये लेक्चर सारा जितना है ये सब हमने आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आराम से इजीली पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लेक्चर तो कंप्लीट होता है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में हमने आपको जितना पढ़ाया उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत हुई थी पुरुष के जनन तंत्र से। ठीक, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पुरुष का जनन तंत्र, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्त्री का जनन तंत्र, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था शुक्राणु जनन किस प्रकार से होता है, अंडाणु जनन किस प्रकार से होता है, फिर इनके बीच में निषेचन संलयन किस प्रकार से होता है, फिर संलयन होने के बाद इनमें परिवर्धन हुआ, परिवर्धन हो गई, जब एक ये पूरा भ्रूण डेवलप हो गया तो 9 महीने का वक्त लगा और उसके बाद क्या हुआ, प्रसव आया। प्रसव के बाद दुग्ध स्त्रावण आया, जिसको हमने क्या कहा, लैक्टेशन, और प्रसव को कहते हैं पास्चराइजेशन। ठीक, ये हो गया, इन दोनों की प्रोसेस हो गई, जिसके बाद एक शिशु का जन्म हुआ, उसके बाद दुग्ध स्त्रावण हुआ, जो दुग्ध का दूधपान, मतलब जो लैक्टेशन होता है, जो एक मदर अपने बेबी को फीड करती है, उसके बाद वो हुआ। ठीक, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज के लेक्चर में, आज के चैप्टर में ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बस इतना ही। इस लेक्चर से रिलेटेड सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप इजीली उनको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो रही है या डायग्राम आपको नहीं समझ में आया, तो आप इजीली कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिए। कुछ भी आपको क्वेरी हो तो उसे पूछिए हमसे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।